ठीक है, तो अब जो है सीधा कोडिंग क्वेश्चन पे आते हैं. लेट्स स्टार्ट विद एन इजी वन फर्स्ट. गिवन एन array of strings, you can move any number of characters from one string to any other string any number of times. ठीक है, you just have to make all of them equal. Print yes if you can make every string in the array equal by using any number of operations, otherwise print no. तो भैया यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि हमें एक एरे दे रखा होगा ऑफ स्ट्रिंग्स. अब हम किसी एक स्ट्रिंग में से कोई भी कैरेक्टर उठा के किसी दूसरे स्ट्रिंग में डाल सकते हैं और ये कितनी भी बार कर सकते हैं. हमें ये बताना है कि क्या हम ये एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर दूसरे स्ट्रिंग में लेके जाके क्या सारे स्ट्रिंग्स को इक्वल बना सकते हैं या फिर नहीं. यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तीनों स्ट्रिंग्स को इक्वल करना, तो ये वाला जो G है यहाँ पे एक्स्ट्रा है वो मैं यहाँ पे ले आऊँ, और यहाँ के जो दो E हैं ये भी एक्स्ट्रा है वो मैं यहाँ पे ले आऊँ. तो इक्वल नहीं हो जाएगा. तीनों जगह कॉलेज जो है वो वर्ड मैं बना सकती हूँ, राइट. तो इन दिस केस माई आउटपुट विल बी येस. सेकेंड इनपुट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू मेक ऑल ऑफ द स्ट्रिंग्स इक्वल. अब ये कैसे चेक कर सकते हैं हम. सपोज मैंने देखा कि यार यहाँ पे मेरा एक W प्रेजेंट है, ठीक है W. अब W अगर एक स्ट्रिंग में प्रेजेंट है तो मतलब कि बाकी दोनों स्ट्रिंग्स में भी एक एक W प्रेजेंट होना चाहिए, तभी मैं उन स्ट्रिंग्स को इक्वल कर पाऊंगी. ठीक है, तो W इधर प्रेजेंट है तो W इधर भी प्रेजेंट होना चाहिए. अब इधर तो W प्रेजेंट है लेकिन इस स्ट्रिंग में W प्रेजेंट नहीं है. और क्या मेरे पास कोई एक एक्स्ट्रा W है जो कि मैं इस स्ट्रिंग में मूव कर सकती हूँ? नहीं. तो क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 W's हैं और जबकि 3 होने चाहिए टोटल में, इसलिए मैं सिर्फ W देखकर ही बता सकती हूँ कि इस इनपुट के लिए आउटपुट जो आएगा वो होगा नो, राइट. तो नाउ हाउ कैन वी यूज दिस लॉजिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब इसमें एक कैच तो ये है कि डू वी एक्चुअली नीड टू चेंज द स्ट्रिंग्स. क्या मुझे एक्चुअली यहाँ पे जो G मैंने यहाँ पे लिया था, G तो गायब ही हो गया. यहाँ पे जो G लिया था मैंने और यहाँ पे जो दो E लिए थे, क्या मुझे एक्चुअली ये इधर मूव करने पड़ेंगे? नहीं. अगर मैं सिर्फ बता दूं कि इट्स पॉसिबल और नॉट तो इट्स इनफ. मेरे को एक्चुअली तीनों स्ट्रिंग्स को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, राइट. आई जस्ट हैव टू टेल देम क्वेश्चन में कि इज इट पॉसिबल टू डू दिस. क्या पॉसिबल है कि तीनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं, या जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं मेरे आरे में वो इक्वल हो जाएं. तो मुझे एक्चुअली अपने कैरेक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की जरूरत तो नहीं है. ठीक है, एक तो ये चीज हो गई. Number 1, we don't need to transform strings by moving characters. कैरेक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की जरूरत हमें नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो हम कैसे बता पाएंगे बिना कैरेक्टर्स को एक्चुअली मूव करे, हम कैसे बता पाएंगे कि सारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो इक्वल हो सकती हैं या नहीं. तो यहाँ पे मैंने आपको एक लॉजिक दिखाया था. हमने नोटिस किया था कि भाई अगर W जो है वो फर्स्ट स्ट्रिंग में प्रेजेंट है तो बाकी 2 स्ट्रिंग्स में भी W प्रेजेंट होना चाहिए, है ना. तो मतलब कि W जो है वो कितनी बार प्रेजेंट होना चाहिए. अगर मैं तीनों स्ट्रिंग्स को कंबाइंड देखूं तो वहां पे W कितनी बार प्रेजेंट होना चाहिए? 3 बार ही प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स हैं, है ना. तो W जो है वो 3 बार ही प्रेजेंट होना चाहिए या फिर 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट होना चाहिए. W जो है वो 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर W जो है 2 बार ही प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 बार ही प्रेजेंट है तीनों स्ट्रिंग्स को अगर मैं मानूं तो
तो 2 बार ही प्रेजेंट है W, इसका मतलब कि एक स्ट्रिंग बचेगी जहाँ पे नहीं होगा। अगर W जो है 4 बार ही प्रेजेंट होता, ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक और W होता और यहाँ पे भी एक और W होता, तो अब क्या होता कि ठीक है ये वाला W मैं यहाँ पे ले आऊंगी, लेकिन ये वाला तो एक्स्ट्रा हो गया, राइट। तो मेरे पास जो भी कैरेक्टर्स होने चाहिए, इसका मतलब वो एग्जैक्टली मल्टीपल होने चाहिए ऑफ n, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन माई एरे। अगर 3 स्ट्रिंग्स हैं मेरे एरे में, तो जो भी कैरेक्टर्स होने चाहिए those should be multiples of 3 में प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि मैं हर स्ट्रिंग में उन कैरेक्टर्स को डिवाइड कर पाऊँ इक्वली। अगर वो 3 के मल्टीपल पे नहीं होंगे तो कोई स्ट्रिंग विल हैव मोर ऑफ दैट कैरेक्टर एंड सम अदर स्ट्रिंग विल हैव लेस ऑफ दैट कैरेक्टर, तो मैं स्ट्रिंग्स को इक्वल नहीं बना पाऊंगी, ठीक है। तो सेकेंड चीज हमें चेक क्या करनी पड़ेगी, हमें चेक करना पड़ेगा कि ईच कैरेक्टर should be present in multiple of length of array, जो भी लेंथ होगी मेरे एरे की, ठीक है। यहाँ पे अगर इस वाले एग्जाम्पल में हम ये लॉजिक देखें कॉलेज वाले में, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे C जो है वो कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार ही यहाँ पे प्रेजेंट है, एक बार यहाँ पे प्रेजेंट है, एक बार यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 3 बारी C प्रेजेंट है और 3 ही मेरे स्ट्रिंग्स है, तो मैं इक्वली डिवाइड कर सकती हूँ। E अगर हम चेक करें तो E कितनी बार प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बारी जो है वो 6 ईज प्रेजेंट है मेरे सारे स्ट्रिंग्स में मिला के। तो अब अगेन दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो मैं 2 ई जो है वो हर स्ट्रिंग में बांट सकती हूँ। तो सिमिलरली आई कैन चेक फॉर ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स, आई कैन चेक फॉर O L G, फॉर ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स कि उनका जो काउंट हो दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ द लेंथ ऑफ द एरे। अब हाउ डू आई काउंट द अकरेंसेस ऑफ एवरी कैरेक्टर, मुझे बेसिकली हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर चेक करना पड़ेगा कि इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये करने के लिए हम एक एरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने एरे में, सपोज दिस इज आवर एरे, तो हम एक 26 साइज का एरे बना सकते हैं, राइट। एंड अगर 0 जो है वो A के लिए है, 1 जो है वो B के लिए है, इंडेक्स की बात कर रही हूँ मैं, एंड सो ऑन। तो जो भी कैरेक्टर है उसके इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग में उसका काउंट स्टोर कर सकती हूँ, ठीक है, कि A जो है सपोज 3 बारी आ रहा है, तो 0 इंडेक्स पे आई विल स्टोर 3 एंड सो ऑन, एंड देन आई कैन चेक, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 26 साइज का लेकिन एरे बनाना पड़ेगा, प्लेसेस जहाँ जो कि अनयूज होंगे मेरे एरे में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे 26 कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। तो उससे बेटर मैं क्या कर सकती हूँ, उससे बेटर मैं एक मैप यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। एंड किस तरह का मैप मैं यहाँ पे यूज़ कर रही होंगी, अनऑर्डर्ड मैप मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं मल्टी मैप नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि C का काउंट जो है मुझे एक ही जगह चाहिए, हर कैरेक्टर का काउंट मुझे एक ही जगह चाहिए, मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं चाहिए। तो आई कैन यूज़ एन अनऑर्डर्ड मैप, जहाँ पे मैं हर कैरेक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रही होंगी, कैरेक्टर एंड फ्रीक्वेंसी, इसका की वैल्यू पेयर जो है मैं स्टोर कर रही होंगी अपने अनऑर्डर्ड मैप में, एंड देन आई कैन चेक कि सारे कैरेक्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ द लेंथ ऑफ द एरे। तो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस नाउ। तो लेट्स टेक द वेक्टर एज इनपुट। सबसे पहले we'll create a variable n for the size of our vector and then a vector of this size, and किस टाइप का होगा ये वेक्टर, ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो वेक्टर v एंड इसका साइज होगा n। उसके बाद हम एक लूप लगा सकते हैं जहाँ पे हम अपनी सारी जो स्ट्रिंग्स होंगी उनको इनपुट ले लेंगे।
ऑल्सो हमें यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर हम अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए अनऑर्डर्ड मैप फाइल, हेडर फाइल ऑल्सो वील हैव टू इंक्लूड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया एंड इसके बाद हम एक फंक्शन बना लेते हैं, कैन मेक इक्वल, जहाँ पे हम अपने वेक्टर और उसके साइज को पास कर सकते हैं, या सिर्फ वेक्टर को भी पास करेंगे तो इट्स फाइन। एंड इस फंक्शन को हम बूलियन टाइप का बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर एक यूज़ कर लेते हैं। अगर दिस फंक्शन विल रिटर्न अस ट्रू तो हम लिख देंगे yes, वरना हम लिख देंगे no. Let's create this function now, bool can make equal, जहाँ पे हमें पैरामीटर पास क्या हो रहा है, एक वेक्टर ऑफ टाइप स्ट्रिंग पास हो रहा है। ठीक है, नाउ फंक्शन में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर लेते हैं ऑफ टाइप कैरेक्टर इंट, क्योंकि हमें हर कैरेक्टर का जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टोर करना है। Then we'll have to traverse all of the strings in my vector v, and for every string then we'll traverse सारे characters। ठीक है, तो for every character c in my string s, इसको str लिख देते हैं। यहाँ पे दिख रहा है हमने क्या किया है, मैंने दो नेस्टेड लूप्स लगाए हैं। ये लूप जो है इट इज ट्रैवर्सिंग ऑल ऑफ द स्ट्रिंग्स दैट आर इन माय वेक्टर, एंड ये लूप जो है इट इज ट्रैवर्सिंग ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स इन माय पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि मुझे जो है हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जो है मैप में डालने के लिए वी कैन डू MC++। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी पहले से तो मैप में उस कैरेक्टर को इंसर्ट कर देगा और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी, और अगर वो प्रेजेंट होगी वैल्यू तो फिर उसको वो +1 कर देगा। ठीक है, नाउ वी नीड टू चेक कि क्या जो मेरे हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है इज इट अ मल्टीपल ऑफ द साइज ऑफ माई वेक्टर। साइज ऑफ द वेक्टर क्या है, that we can find out v dot size से, राइट। तो मेरे हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जो है वो n की मल्टीपल होनी चाहिए। तो now I'll have to loop through all of the elements in my map, unordered map m। हर एलिमेंट के लिए मैं क्या चेक करूँगी कि इफ my एलिमेंट का सेकेंड मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है, if the frequency is a multiple of 10, मतलब कि mod n should be equal to 0। if this is true फिर तो सही है, फिर तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। if it is not equal to 0 then we can return false। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे हमने अपने मैप के अंदर सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दी। अब हम सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करें अपने मैप में और चेक करें कि क्या फ्रीक्वेंसी दिस एलिमेंट का डॉट फॉर एवरी कैरेक्टर, क्या द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर फॉर एवरी कैरेक्टर मॉड्यूलो n इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि उसको डिवाइड करके क्या 0 नहीं आ रहा है, मतलब इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ n, तो we can return false। क्योंकि इस केस में if it is not a multiple of the length of my array तो it is not possible for us to divide the characters in equally among all of the strings, तो we can return false। एंड अगर ये पूरा लूप जो है वो चल जाता है, कहीं पे भी false रिटर्न नहीं होता, in that case we'll return true। ठीक है, so let's run this। तो we'll add 3 strings।
तो यहाँ पे मैंने ये 3 स्ट्रिंग्स जो है दिए, जो कि हमने अभी देखी भी थी सैम्पल इनपुट में, एंड इसके लिए हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आ रहा है यस। लेट्स ट्राई अ नो केस। तो यहाँ पे इट इज रिटर्निंग अस नो, बिकॉज जो सारे कैरेक्टर्स हैं दे आर नॉट इनफ टू बी डिवाइडेड अमंग ऑल ऑफ दी स्ट्रिंग्स इक्वली, ठीक है। एंड अगर इस क्वेश्चन की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर वुड बी O ऑफ n, वेयर n इज द सम ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, या फिर not sum, I should write the number of all characters, ठीक है। तो बेसिकली सारे स्ट्रिंग्स में मिला के जो भी हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे वो होगा, उस पर डिपेंड करेगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि वी आर ट्रैवर्सिंग ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स फॉर ईच ऑफ द स्ट्रिंग्स टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर, ठीक है। सो आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी and our space complexity would be O of m, where m is the number of unique characters. It is the number of unique characters. जो भी यहाँ पे इस इनपुट में अगर हम देखें क्या क्या यूनिक कैरेक्टर्स हैं, COLEG, ये 5 यूनिक कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। सो जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स होंगे उस हिसाब से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स हम स्टोर कर रहे होंगे अपने मैप में, एंड दैट इज द एक्स्ट्रा स्पेस दैट वी आर यूजिंग इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में वी नीड टू चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स, गिवन स्ट्रिंग्स, आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर और नॉट। तो एनाग्राम यहाँ पे क्या होता है? एन एनाग्राम ऑफ अ स्ट्रिंग इज अनदर स्ट्रिंग दैट कंटेन्स द सेम कैरेक्टर्स, ओनली द ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टर्स कैन बी डिफरेंट। मतलब कि ऐसी 2 स्ट्रिंग्स जिनमें सेम कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो, लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो हमारी इनपुट 1 में अगर हम देखें तो ट्रायंगल और इंटीग्रल, यहाँ पे आप देखोगे जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम प्रेजेंट है, ठीक है। टी यहाँ पे भी एक बार प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक बार प्रेजेंट है, आर यहाँ पे भी एक बार प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक बार प्रेजेंट है, एंड सो ऑन। लेकिन दे कैन बी जम्बल्ड, द कैरेक्टर्स कैन बी जम्बल्ड, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सेम कैरेक्टर्स होंगे एंड सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो 2 चीजें हमें चेक करनी है, टू चेक सेम कैरेक्टर and same frequency of these characters, ठीक है। So 1 and 2, these 2 things we need to check. अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक जो अप्रोच है वो ये है कि हम अपने जो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों स्ट्रिंग्स हैं, उनके सारे कैरेक्टर्स को एक वेक्टर में या एरे में स्टोर कर लें, ठीक है। जैसे कि अगर हमने एक वेक्टर बना लिया ऑफ साइज 26, जहाँ पे A जो है वो 0 इंडेक्स पे होगा, B जो है वो 1 इंडेक्स के लिए होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अब हम ये कर सकते हैं कि जो पहली स्ट्रिंग है उसके लिए हमने पूरी अपनी स्ट्रिंग ट्रैवर्स करी, T जहाँ पे भी होगा T का इंडेक्स, वहाँ पे हमने उसका काउंट जो है वो स्टोर कर लिया। सो ऑन R के लिए हमने उसका काउंट स्टोर कर लिया, A के लिए उसका काउंट स्टोर कर लिया, एंड ऐसे से सारे कैरेक्टर्स का उसका फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया इन नंबर 1 स्ट्रिंग। फिर एक और ऐसा ही हमने एरे बनाया, एंड हियर वी स्टोर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग 2, ठीक है। तो हमें 2 एरेज हमने बनाए, एक स्ट्रिंग 1 के लिए, एक स्ट्रिंग 2 के लिए, वहाँ पे सारे कैरेक्टर्स को स्टोर कर लिया, और फिर दोनों जो वेक्टर्स हैं उनको या एरेज को उनको हम कंपेयर कर सकते हैं कि दे शुड बी आइडेंटिकल, ठीक है। तो दिस इज वन वे टू चेक।
यहाँ पे अगेन अगर हम एरेज यूज कर रहे हैं तो हमेशा जो है हमें 26 साइज का बनाने ही पड़ेंगे अपने एरेज। इसकी जगह हम मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं वेक्टर्स की जगह, कि we can have a map for string 1 and we can have a map for string 2। तो string 1 के लिए जो हमारा मैप होगा वहां पे हम string 1 के सारे कैरेक्टर्स और उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे होंगे कि t जो है वो एक बारी प्रेजेंट है, r एक बारी प्रेजेंट है, i एक बारी प्रेजेंट है, a एक बारी प्रेजेंट है, एंड सो ऑन। एंड सेम वी कैन डू फॉर string 2 एंड देन हम उन दोनों मैप्स को कंपेयर कर सकते हैं कि क्या वो इक्वल है या नहीं। ठीक है, सो दिस इज सेकेंड अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच जो हमने देखी थी वहां पे हम दो एरेज का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे हम दो मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इससे भी और बेटर हम कर सकते हैं? क्या हम एक सिंगल मैप के थ्रू बता सकते हैं कि दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम है या नहीं? सोचिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनपुट में दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, जो कि हमें चेक करना है कि वो एनाग्राम है या नहीं। तो यहाँ पे क्या हम एक चीज कर सकते हैं कि किसी एक स्ट्रिंग के लिए हम मैप में स्टोर कर लें उसके कैरेक्टर्स और उसकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल हम इस स्ट्रिंग के लिए ये करते हैं तो हमें पता चल जाएगा a जो है वो 2 बारी प्रेजेंट है, b 2 बारी प्रेजेंट है, c जो है वो 1 बारी प्रेजेंट है। अब जो दूसरी स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 2, उसके लिए एक नया मैप बनाने की जगह क्या हम इसी मैप से चेक कर सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रिंग जो है एनाग्राम होंगी या नहीं? हाउ कैन वी चेक? अगर हम यहाँ पे देखें सी कैरेक्टर, कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग 2 में हमने देखा कि यार सी कैरेक्टर आया है, अब स्ट्रिंग 1 में भी सी कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम चेक कर लेंगे कि ये जो मैप था स्ट्रिंग 1 का वहां पे सी जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ऑल्सो ये सी जो है सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमें कैरेक्टर्स मिलता जाएगा इन स्ट्रिंग 2, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को घटाते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बारी में जब हमें b मिला, हमने देखा यार b प्रेजेंट है एंड b की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो b की फ्रीक्वेंसी जो है हम चेंज कर देंगे टू 1। तो b प्रेजेंट है एंड उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमने -1 कर दी। सिमिलरली a के लिए भी हम करेंगे, जो 2a हमें मिलेंगे, पहले a मिलेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी और फिर दूसरा a मिलेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। अब मैं ये माइनस क्यों कर रही हूँ हर बारी जैसे जैसे मुझे स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर्स मिल रहे हैं? क्योंकि इससे मुझे पता चल जाएगा कि लास्ट में जो है 0 बचा है या नहीं। अगर 0 बचा है मतलब कि अगर यहाँ पे 0 बचा है मतलब कि जितने एज मेरे स्ट्रिंग 1 में थे उतने ही एज मेरे स्ट्रिंग 2 में थे। स्ट्रिंग 1 के लिए मेरे को जितने भी ए कैरेक्टर मिले तो मैंने उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। स्ट्रिंग 2 में मेरे को जितने भी ए कैरेक्टर मिले तो मैंने उनकी फ्रीक्वेंसी घटा दी। तो अब जो है अगर वो इक्वल होंगे दोनों स्ट्रिंग्स में नंबर ऑफ एज, तो फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। ठीक है, तो अगर सारे कैरेक्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी लास्ट में 0 आती है मतलब कि जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम प्रेजेंट है स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 में, मतलब कि इट इज एन एनाग्राम, दे आर एनाग्राम स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो इस अप्रोच को एक बारी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दो स्ट्रिंग्स डिफाइन कर लेते हैं, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, जो कि हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के लिए हमें एक फंक्शन बना लेते हैं चेक एनाग्राम। ठीक है, तो हम जो है इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे चेक एनाग्राम, जिसमें हम दोनों अपने s1 s2 पास कर देते हैं एंड अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा हमें तो हम प्रिंट कर देंगे एनाग्राम, एंड अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो हम प्रिंट कर देंगे नॉट एनाग्राम्स। ठीक है,
तो अब अपने फंक्शन पे आते हैं मेन, बूल चेक एनाग्राम्स, जहाँ पे हमें दो स्ट्रिंग मिल रही है, स्ट्रिंग S1 एंड स्ट्रिंग S2। नाउ किसी भी एक स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी है वो हमें एक मैप में स्टोर करनी है। कौन सा मैप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे? क्या हमें ऑर्डर से फ़र्क पड़ता है कैरेक्टर्स के? नहीं, हमें बस फ़र्क पड़ता है कि हम कौन से कैरेक्टर्स डाल रहे हैं एंड उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी। ऑल्सो हमारे कैरेक्टर्स जो है हम नहीं चाहते कि उनकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ प्रेजेंट हो, ए का काउंट जो है वो एक ही बारी प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमें मल्टी मैप नहीं, हमें नॉर्मल अनऑर्डर्ड मैप चाहिए यहाँ पे। तो विल क्रिएट एन अनऑर्डर्ड मैप ऑफ टाइप कैरेक्टर इंट, जहाँ पे हमें हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है। सो अनऑर्डर्ड मैप m। अब अपने कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं S1, उसके हर कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें स्टोर करनी है। तो MC++ हम कर देंगे। यहाँ पे क्या हुआ? स्टोरिंग कैरेक्टर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग 1, स्टोरिंग कैरेक्टर्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी इन S1। तो S1 के जो भी सारे कैरेक्टर्स हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी हमने अपने मैप में स्टोर कर ली है। अब हमें चेक करना है फॉर स्ट्रिंग 2, तो यहाँ पे हम इसको C1 यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। C2 इन S2। तो नाउ फॉर एवरी कैरेक्टर इन S2 हमें चेक करना है कि सबसे पहले इट शुड बी प्रेजेंट इन माय मैप। अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है, कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 में मेरे को कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है जो कि स्ट्रिंग 1 में प्रेजेंट ही नहीं है, तो आई कैन डायरेक्टली से कि ये एनाग्राम नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैं चेक कैसे करूंगी? आई विल से m.find C2 if this character, if I try to find it and it returns me m.end, अगर वो मुझे रिटर्न करता है कि मतलब कि इसको वो कैरेक्टर जो C2 कैरेक्टर है वो अपने मैप में नहीं मिला है, तो उस केस में आई कैन डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स, क्योंकि इस केस में ये एनाग्राम्स नहीं हो सकते। अगर मेरे को C2 मिल जाता है अपने मैप में, मुझे चेक नहीं करना है, मुझे एक्चुअली अपने MC2 माइनस करना है। तो S1 के सारे कैरेक्टर्स के लिए हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे और S2 के जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनके लिए फ्रीक्वेंसी घटाएंगे बाय 1, ताकि एंड में जो है वो जीरो फ्रीक्वेंसी बचे। जीरो फ्रीक्वेंसी बच रही है मतलब कि सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे इन माय S1 एंड S2। सो इस लूप के ख़त्म होने के बाद अगेन हमें चेक करना पड़ेगा फॉर एवरी एलिमेंट इन माय मैप M, जो m.second है। m.second मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है हर कैरेक्टर की, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 तो अगेन विल हैव टू रिटर्न फॉल्स। ये सारे कैरेक्टर्स की लास्ट में जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 आनी चाहिए, तभी वी कैन से कि जो कैरेक्टर्स थे और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम थी दोनों स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 में, तभी वो एनाग्राम्स हैं। ठीक है, तो वंस अगेन हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक मैप क्रिएट किया है, अनऑर्डर्ड मैप, जिसमें हम स्ट्रिंग 1 के सारे कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी। फिर हम स्ट्रिंग 2 को देख रहे हैं, स्ट्रिंग 2 के सारे कैरेक्टर्स को चेक करें कि क्या वो मैप में प्रेजेंट है। अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो कोई चांस ही नहीं है कि वो एनाग्राम होंगे, क्योंकि कैरेक्टर्स ही डिफरेंट है, तो हम वहीं पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर वो प्रेजेंट है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी -1 कर देंगे, ताकि हम लास्ट में चेक कर पाएँ कि जो फ्रीक्वेंसी है कैरेक्टर्स की वो 0 आई है या नहीं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे चेक करें अपने लास्ट फॉर लूप में कि फॉर एवरी एलिमेंट इन M जो की वैल्यू पेयर है कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी का,
वहाँ पे m डॉट सेकेंड मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी कैरेक्टर शुड बी इक्वल टू 0. इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि हमारे पास सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है इन S1 एंड S2, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे. यहाँ पे बिगनिंग में भी हम चेक कर सकते हैं कि इफ S1 डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू S2 डॉट लेंथ, है ना. जो एनाग्राम्स होने के लिए ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, वरना वो यहीं पे हम बोल सकते हैं कि दे आर नॉट एनाग्राम्स. सो लेट्स ट्राई एंड रन दिस. चेक एनाग्राम्स होगा ये. ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे m लिख दिया. आई शुड राइट एलिमेंट इन माई फॉर ईच लूप. ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स गिव सम इनपुट. यही देते हैं जो कि अभी हमने देखा था, ट्राइंगल एंड इंटीग्रल. ठीक है, सो दीज आर एनाग्राम्स. लेट्स ट्राई अनदर वन. इफ आई राइट एनाग्राम एंड ग्राम ए, तो दीज आर नॉट एनाग्राम्स. ठीक है, यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इट विल बी O ऑफ n, वेयर n इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ S1 एंड S2. जो भी मेरी दोनों स्ट्रिंग्स हैं उन दोनों को मैं ट्रैवर्स कर रही हूँ फॉर लूप में, तो उनकी जो लेंथ का सम होगा दैट उस पर डिपेंडेंट होगी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दैट विल ऑल्सो बी dependent on the length of the string of any of the strings, है ना. कोई भी जो भी string के characters को मैं अपने उसमें डाल रही हूँ मैप में, उस पे डिपेंड करेगा मेरा space complexity as I'm creating an unordered map of this size. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में वी नीड टू चेक कि क्या दो स्ट्रिंग्स आइसोमॉर्फिक है या नहीं. आइसोमॉर्फिक क्या होता है यार? आइसोमॉर्फिक तब कहलाती हैं दो स्ट्रिंग्स इफ देयर इज अ 1-to-1 मैपिंग पॉसिबल फॉर एवरी कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग टू एवरी कैरेक्टर ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग एंड ऑल अकरेंसेज ऑफ एवरी कैरेक्टर इन फर्स्ट स्ट्रिंग मैप्स टू द सेम कैरेक्टर इन द सेकेंड स्ट्रिंग. तो बेसिकली यहाँ पे 1-to-1 मैपिंग होती है. 1-to-1 मैपिंग का मतलब क्या होता है कि अगर A ये मेरी स्ट्रिंग है एक और एक है XXY, तो यहाँ पे A जो है वो X को मैप कर रहा है और B जो है वो Y को मैप कर रहा है. अगर यहीं पे मैं आगे लिख दूं कि A जो है वो Z, ये मेरी दो स्ट्रिंग्स बन जाती है A और Z, तो यहाँ पे these strings will not be isomorphic. क्यों? क्योंकि यहाँ पे A जो है वो X को मैप कर रहा है और यहाँ पे A जो है वो Z को मैप कर रहा है, तो that is not allowed. There should be 1-to-1 mapping. मतलब कि A अगर X को मैप कर रहा है तो X जो है वो A को मैप करेगा. A जो है वो किसी और को नहीं मैप कर सकता या कोई और कैरेक्टर A को मैप नहीं कर सकता. ठीक है, so this is how we decide कि if two strings are isomorphic or not. यहाँ पे आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, अगर हमारी स्ट्रिंग्स जो है वो कुछ ऐसी होती ABCDEC और VIOUOG. यहाँ पे आप देख रहे हो A जो है वो V के साथ है, B जो है वो I के साथ है, C जो है वो O के साथ है, D जो है वो U के साथ है, E O के साथ है. अब E को मैं O के साथ नहीं कर सकती क्योंकि C जो है वो ऑलरेडी O के साथ मैप्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे O जो है वो दो कैरेक्टर्स के साथ मैप हो रहा है, E के साथ भी और C के साथ भी. This is not allowed because we need one-on-one mapping. तो these two strings will not be isomorphic. तो यहाँ पे how can we check कि कोई दो जो स्ट्रिंग्स हैं वो आइसोमॉर्फिक है या नहीं. 1-to-1 मैपिंग चेक करने के लिए हमें बेसिकली चेक करना पड़ेगा कि दोनों स्ट्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स हैं वो एक ही कैरेक्टर से मैप करो. हर कैरेक्टर जो है वो दूसरी स्ट्रिंग के एक ही कैरेक्टर से मैप कर रहा हो, तभी विल बी एबल टू इंश्योर 1-to-1 मैपिंग.
अब ये चेक करने के लिए कि हर एक कैरेक्टर जो है वो एक ही कैरेक्टर से मैप कर रहा हो, ये चेक करने के लिए हम लोग मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम की वैल्यू पेयर्स की तरह स्टोर करें जो दो कैरेक्टर्स एक दूसरे से मैप कर रहे हैं, तो हम चेक कर पाएंगे कि वो मैपिंग जो है वो दोनों स्ट्रिंग्स में सेम रहनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम अपना पहला इनपुट ले लेते हैं ए बी और एक्स एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे अगर हम दोनों स्ट्रिंग्स को चेक करना स्टार्ट करें शुरू से, ठीक है, एंड हम साथ में एक मैप बना के रखेंगे जहाँ पे हम की वैल्यू पे स्टोर करेंगे, जहाँ पे की वैल्यूज क्या होंगी, जो दो कैरेक्टर्स एक दूसरे से मैप हो रहे हैं वो हम स्टोर कर लेंगे अपने मैप में। तो हमने यहाँ पे देखा कि ए और एक्स, अभी तक ए और एक्स जो हमारे मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोलते हैं कि ठीक है चलो ए को हमने एक्स से मैप कर दिया। अब जब भी मेरे स्ट्रिंग 1 में ए आएगा तो स्ट्रिंग 2 में एक्स ही आना चाहिए। ठीक है, तो मैं दोनों जो मेरे पॉइंटर्स हैं उनको बढ़ा देती हूँ। अब दोबारा मैंने देखा कि ए आया है स्ट्रिंग 1 में। ठीक है, स्ट्रिंग 1 को मैं चेक कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग 1 की जो कैरेक्टर्स हैं उनको मैं कीज बना रही हूँ और स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर्स को वैल्यूज। ठीक है, तो मैप में जो है हम कीज से सर्च करते हैं, तो मैं ए से सर्च करूंगी क्या ए ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे मैप में? हाँ, प्रेजेंट है। नाउ यहाँ पे ए किससे मैप्ड है? एक्स से। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो करंटली स्ट्रिंग 2 का कैरेक्टर क्या है? एक्स। तो दोनों मैपिंग जो है वो सेम है, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन वील मूव फॉरवर्ड। हमें मिला बी और वाई। बी जो है वो अभी तक प्रेजेंट नहीं था, तो वो मैंने अपने मैप में ऐड कर दिया एंड मैंने बोला कि बी जो है वो वाई से मैप्ड है। मेरी स्ट्रिंग जो है खत्म हो गई, आगे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे हाँ ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। अगर वो नहीं सेम होगी तो हम पहले ही बोल सकते हैं कि यार ये तो आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ ही सेम नहीं है दोनों की, है ना। तो ये तो हमारा पॉजिटिव केस था। अब हम बात करते हैं अपने नेगेटिव केस की, तभी हमें समझ में आएगा कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है इस क्वेश्चन का। तो ए बी सी डी ई सी ये हमारा एक है स्ट्रिंग, वी आई ओ यू ओ जी ये दूसरा। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों स्ट्रिंग्स को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या मिला? स्ट्रिंग 1 में ए कैरेक्टर मिला, ठीक है, और स्ट्रिंग 2 में वी कैरेक्टर। तो अभी तो हमारा मैप जो है वो एम्प्टी है, तो हमने ए को वी से मैप कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कैरेक्टर्स पे बढ़ते हैं। अब देखा हमने बी और आई, बी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, मैप में हम सिर्फ की को ढूंढ सकते हैं। ये मेरे कीज हैं और ये मेरे वैल्यूज हैं। मैप में आई कैन ओनली सर्च थ्रू कीज, नॉट थ्रू वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रिंग 1 के कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग 1 के कैरेक्टर्स, इनको एज कीज स्टोर कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग 1 के कैरेक्टर को यहाँ पे ढूंढ रही हूँ कि बी जो है क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट। तो मैं क्या करती हूँ कि बी और आई को जो है एक दूसरे से मैप कर देती हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आया सी और ओ। सी क्या प्रेजेंट है मेरे मैप में? नहीं प्रेजेंट है, तो मैंने बोला कि ठीक है सी को ओ से मैप कर दो। हो गया जी। अब आगे डी और यू, तो डी भी प्रेजेंट नहीं था, तो डी को हमने यू से मैप कर दिया। अब आया ई और ओ। ई क्या प्रेजेंट है मेरे मैप में? नहीं है प्रेजेंट, तो मैंने ई और ओ को एक दूसरे से मैप कर दिया। एंड लास्ट मैंने देखा सी और जी। सी क्या प्रेजेंट है मेरे मैप में? हाँ, सी तो प्रेजेंट है यहाँ पर, सी तो यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड सी किससे मैप्ड है? ओ से। लेकिन अभी क्या करंट कैरेक्टर है मेरे स्ट्रिंग 2 का? जी, ये स्ट्रिंग 2 है मेरी। तो यहाँ पे मिसमैच हो गया। जो मेरा मैप है उसमें मैंने बोल रखा है कि सी ओ के साथ मैप्ड है,
और यहाँ पे सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, जी। तो मतलब कि सी की जो है 1-on-1 मैपिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए ये दोनों स्ट्रिंग जो है आइसोमॉर्फिक नहीं होंगी। ठीक, अब थोड़ा सा मैं इनपुट बदल रही हूँ। सपोज यहाँ पे जी की जगह यू ही होता, ठीक है, यहाँ पे यू ही है, नहीं सॉरी, सी किससे मैप्ड है, ओ से मैप्ड है। तो सपोज यहाँ पे सी की जगह हमारे पास कोई और कैरेक्टर होता एम, ठीक है, और मैं बोलती कि अच्छा एम जो है अभी तक नहीं प्रेजेंट है हमारे पास मैप में, तो मैंने एम को और जी को जो है एक दूसरे से मैप कर दिया। तो अब ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो मैप तो हो गए हैं कि, लेकिन क्या अभी ये दोनों स्ट्रिंग्स आइसोमॉर्फिक है? एक बारी क्लोजली देखिए इन दोनों स्ट्रिंग्स को, आपको पता चलेगा कि ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं। ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो C है वो O के साथ मैप हो रहा है और यहाँ पे E O के साथ मैप हो रहा है। अब यहाँ पे हम इस चीज को क्यों नहीं पकड़ पाए अपने मैप में, क्योंकि हम मैप में सिर्फ कीज से सर्च करते हैं, वी कैन ओनली सर्च थ्रू कीज। तो हम जो है स्ट्रिंग 1 के कैरेक्टर्स ढूंढ रहे थे कीज में, और ये स्ट्रिंग 1 के कैरेक्टर्स तो सारे जो है कोई भी रिपीटेड नहीं है, सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं, तो हमने सबके जो है वो मैपिंग कर दी विद कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग 2। हमने ये नहीं देखा कि यार यहाँ पे जब हम ई को ओ से मैप कर रहे थे तो हमने ये नहीं देखा कि ओ तो ऑलरेडी सी के साथ मैप्ड है, तो हमें ये चीज़ भी चेक करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ कैसे चेक कर सकते हैं? या तो हम एक काम कर सकते हैं कि एक वेक्टर बना के उसमें सारी जो वैल्यूज़ हैं वो डाल के चेक कर सकते हैं कि जब ई और ओ आया, ठीक है, या जब कोई भी हमारा न्यू पेयर हम ऐड कर रहे हैं अपने मैप में, तो हम चेक कर लें कि जो भी सारे स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर्स हैं उनमें क्या कोई कैरेक्टर है जो कि अब हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं मैप में तो वो सिर्फ कीज को सर्च करता है, तो जो सेकंड है, जो वैल्यू है हर पेयर की वैल्यू पेयर की, उनको हमें अलग से सर्च करना पड़ेगा। तो या तो हम ये मैप के थ्रू कर सकते हैं और वेक्टर बना के और उसमें ये सारी वैल्यूज सर्च कर सकते हैं, या फिर हम इसी मैप को रीयूज कर सकते हैं। कैसे? एक बारी जो है हमने स्ट्रिंग 1 के कैरेक्टर्स को एज कीज रख लिया और चेक कर दिया, अब दूसरी बार हम मैप को जो है एम्प्टी कर देंगे, हम मैप को एम्प्टी कर देंगे और अब हम स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर्स को कीज रखेंगे, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर से चेक करूंगी, मैं देखा V और A, V जो है अभी तक प्रेजेंट नहीं है तो मैंने V को A के साथ मैप कर दिया। फिर मैंने देखा I और B, तो I भी प्रेजेंट नहीं है, मैप कर दिया। O और C, O भी प्रेजेंट नहीं है, मैप कर दिया। U और D, U प्रेजेंट नहीं है, मैप कर दिया। O और E, अब O जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है और O जो है वो C से मैप्ड है, और यहाँ पे O E से मैप्ड है, तो डिस्पैरिटी हो गई, मिसमैच हो गया। क्या होगा? ये दोनों स्ट्रिंग्स आइसोमॉर्फिक नहीं कहलाएंगी, ठीक है। तो इसको कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम दो स्ट्रिंग्स ले लेते हैं इनपुट S1 S2 and we'll write a boolean function check isomorphic, जहाँ पे हम S1 S2 को पास करेंगे। अगर ये फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हम प्रिंट कर देते हैं इज आइसोमॉर्फिक, और अगर ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा तो हम लिख देते हैं इज नॉट आइसोमॉर्फिक।
नाउ आइसोमॉर्फिक चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम लेंथ ही चेक कर लेते हैं कि जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए. इफ द लेंथ इज नॉट द सेम देन देयर इज नो चांस कि ये स्ट्रिंग जो है वो आइसोमॉर्फिक होगी, तो हम यहीं पे रिटर्न फॉल्स कर देते हैं. अब टू चेक इफ दे आर आइसोमॉर्फिक, अगर लेंथ सेम है तो हमें एक मैप क्रिएट करना पड़ेगा. ये मैप किस टाइप का होगा? हमारा कैरेक्टर टाइप का होगा, क्योंकि हम इसमें स्टोर कर रहे होंगे कि कौन सा स्ट्रिंग 1 का कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 से मैप हो रहा है या फिर किस स्ट्रिंग 2 का कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 से मैप हो रहा है. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2. फॉर इंट I is equal to 0 and s1 dot length. तो सबसे पहले हम s1 के जो कैरेक्टर्स हैं उनको कीज रखेंगे अपने मैप में, जो हमारा अनऑर्डर्ड मैप है. तो वी विल चेक कि क्या सबसे पहले तो कि अपने मैप में क्या s1 I ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड दैट वी कैन चेक थ्रू m dot find. m dot find if it is not equal to m dot end. इसका मतलब क्या हुआ? if m dot find is not equal to m dot end मतलब कि ये कैरेक्टर हमारे मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है. अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी मैपिंग जो है दैट शुड बी द सेम जो अभी करंट मैपिंग है. तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर वो प्रेजेंट है तो MSI should be equal to this is S1, तो this should be equal to S2 जो हमारी स्ट्रिंग 2 है उसका ith कैरेक्टर. ठीक है, जो S1 का ith कैरेक्टर जो ऑलरेडी मैप्ड है मेरे मैप में वो, और जो करंट S2 का कैरेक्टर है दे शुड बी द सेम. मतलब कि जो पहले मैपिंग है ऑलरेडी मेरे मैप में और जो करंट मैपिंग हो रही है वो सेम होनी चाहिए. अगर वो नहीं है तो हम यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं, है ना. एंड अगर हमारे मैप में ये की जो है जो S1 का कैरेक्टर है वो अभी तक नहीं प्रेजेंट हुआ है, अभी तक नहीं इंसर्ट हुआ है, तो हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं MS1I इज इक्वल टू S2 का I. ठीक है, तो S1I और S2I को हमने मैप कर दिया है यहाँ पे. बट दिस इज ओनली हाफ ऑफ द चेक. तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है कि S1 to S2 जो मैपिंग है वो 1 to many नहीं है. मतलब कि ऐसा कहीं पे भी नहीं हो रहा कि S1 के कोई सेम कैरेक्टर्स हों जो कि दो S2 के कैरेक्टर से मैप कर रहे हो. कहीं पे भी 1 to many नहीं है from S1 to S2. Here we are checking 1 to many mapping from S1 to S2. Now we also need to check 1 to many mapping from S2 to S1. ठीक है, तो ये भी नहीं होनी चाहिए. S2 से S1 पे भी कोई 1 to many नहीं होनी चाहिए, या फिर मैं बोल सकती हूँ S1 से S2 कोई many to 1 रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए. एंड ये चेक करने से पहले हमें अपने मैप को क्लियर करना पड़ेगा. तो हम लिख सकते हैं m.clear. वी कैन यूज द क्लियर फंक्शन टू क्लियर आवर मैप. एंड इसके बाद का जो कोड होगा ये मोस्टली रेपिटेटिव ही होगा, जहाँ पे अब हम S1 के कैरेक्टर्स को सर्च करने की जगह हम S2 के कैरेक्टर्स को सर्च कर रहे होंगे. S2 के कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारी कीज बन रहे होंगे और S1 के कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारी वैल्यूज बन रही होंगी. ठीक है, तो ये रिवर्स हो गया. हम इसके लिए एक फंक्शन भी यूज कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट अ फंक्शन bool check 1 to many mapping, 1 to many mapping, जहाँ पे हम दो स्ट्रिंग्स ले रहे हैं, स्ट्रिंग S1 स्ट्रिंग S2, एंड हम वहाँ पे ये वाली सेम चीज़ जो है चेक कर सकते हैं कि
S1 से S2 जो है वो 1 to many मैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे हमें कहीं पे भी 1 to many मैपिंग नहीं मिल रही होगी तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चेक नो 1 to many मैपिंग, मतलब कि यहाँ पे S1 से S2 जो है कोई भी 1 to many मैपिंग नहीं है। तो ये वाला कोड जो है अब हम रिमूव कर सकते हैं। राइट, विल ऑल्सो हैव टू पास आवर मैप हियर, है ना, क्योंकि मैप में ही तो हम चेक कर रहे हैं। या तो हम एक काम करते हैं, मैप यहीं पे ऊपर ही क्रिएट कर देते हैं इसी फंक्शन में। तो देखो हमने किया क्या, हमने सबसे पहले चेक कर लिया कि S1 और S2 की लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब वो सेम है, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि S1 टू S2 भी 1 to many मैपिंग होनी चाहिए और S2 टू S1 भी 1 to many मैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी तरह से 1 to many मैपिंग नहीं है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि दोनों तरह से 1 to 1 मैपिंग है। सो bool S1 S2 अगर हम देखें विच इज़ लाइक कि S1 से S2 कोई हमारी 1 to many मैपिंग है या नहीं, तो वी कैन से चेक नो 1 to many मैपिंग फ्रॉम S1 to S2 एंड सिमिलरली S2 से S1 चेक करने के लिए वी कैन से चेक नो 1 to many मैपिंग फ्रॉम S2 to S1। तो यहाँ पे बेसिकली अब मैं S2 पहले पास कर रही हूँ और S1 बाद में, तो S2 जो है वो यहाँ पे आके मेरा S1 बन जाएगा और S1 जो है वो यहाँ पे आके मेरी S2 बन जाएगी। तो आई होप दैट इज़ क्लियर कि हम यहाँ पे क्या करें। ये लॉजिक जो है मैं वहीं पे भी यूज़ कर सकती थी 2 बारी, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग रेपिटेटिव कोड मैंने एक फंक्शन बना दिया है यहाँ पे, जहाँ पे वो चेक करे कि S1 से S2 जो है वो 1 to many मैपिंग है या नहीं। ठीक है, अब मेरे को एक यहाँ से वैल्यू मिल गई बूलियन और एक यहाँ से वैल्यू मिल गई। अब ये दोनों वैल्यूज अगर ट्रू होंगी, अगर किसी भी तरफ से 1 to many मैपिंग नहीं होगी, तभी जो है वो ट्रू होगा। तो S1 S2 एंड S2 S1, ये नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है S1 S2 S2 S1, बट यहाँ से ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो है S1 से S2 मैपिंग है और ये S2 से S1। तो अगर ये दोनों वैल्यूज जो है वो ट्रू होंगी तभी हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहे होंगे। अगर कहीं S1 S2 या फिर S2 से S1 कोई भी मैपिंग में मेरा फॉल्स आ जाता है, मतलब कि फॉल्स आने का मतलब कि 1 to many मैपिंग जो है वो प्रेजेंट है, तो उस केस में माई आंसर विल बिकम फॉल्स। ठीक है, लेट्स रन दिस नाउ। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए। तो इस पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए a b x x y दिस इज रिटर्निंग मी इज आइसोमॉर्फिक। लेट्स ट्राई अनदर पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स a b c d e c and v i o u o g। तो इसके लिए it is saying is not isomorphic. Let's take another example a b c d e m and v i o u o g. This is also not isomorphic. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली ये चेक करना चाहती थी कि S2 से S1 भी अगर मेरी मैपिंग आ रही है 1 to many, तो क्या वो उसको डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं। राइट, सो हमने चेक कर लिया कि नहीं हो पा रहा है। एंड इस सोल्यूशन की अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे वी आर ट्रैवर्सिंग बोथ S1 एंड S2, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी यहाँ पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O of n, वेयर n is sum of length of S1 and S2, एंड जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी O of n, वेयर n is the number of unique characters in S1
और S2, ठीक है, जो भी ज़्यादा होगा उसको हम ले लेंगे, क्योंकि जो यूनिक कैरेक्टर्स होंगे वही स्टोर होंगे हमारे अनऑर्डर्ड मैप में, एंड इस साइज का जो भी हमारे यूनिक कैरेक्टर्स होंगे उस साइज का हम एक एक्स्ट्रा मैप बना रहे हैं, तो उसके लिए हमारी एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिस इज काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन आई वुड से, एंड पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज में। मैप्स का स्पेशली इट इज़ अ वेरी फेमस क्वेश्चन, सो लेट्स लुक एट दिस। एंड ये क्वेश्चन जो है शायद हमने कर भी रखा है पहले, बट विद अ डिफरेंट अप्रोच। तो इस क्वेश्चन में वी आर गिवन एन एरे ऑफ लेंथ n एंड अ टारगेट, रिटर्न अ पेयर whose sum is equal to the target. If no pair is present then we'll return -1. तो हमें एक जो है एरे दे रखा होगा एंड एक टारगेट सम दे रखा होगा, जैसे इस केस में 13 दे रखा है। तो हमें बताना है कि क्या कोई ऐसा पेयर है, कोई ऐसे दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है मेरे एरे में जिनका सम जो है वो 13 आ रहा हो। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो 11 और 2 को ऐड करके 13 आ रहा है, और मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है उनके इंडेसेस, जो भी मेरा पेयर है जिसका सम इज इक्वल टू द टारगेट सम, मेरे को उनके इंडेसेस रिटर्न करने हैं। सैम्पल इनपुट देखें तो यहाँ पे हमारा टारगेट सम है 15, तो 10 + 5 इज इक्वल टू 15, तो मुझे 10 और 5 का जो इंडेसेस है वो अपने आउटपुट में रिटर्न करने हैं। So here one brute force solution that we can think is nested loops. ठीक है, कि अगर 1 4 5 11 13 10 2 ये अगर मेरा एरे है, तो मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ कि दो नेस्टेड लूप्स में लगा सकती हूँ, ठीक है, एक i और एक j, ठीक है। तो i जो है अगर 1 पे है तो j जो है वो i + 1 से एंड तक जाएगा, एंड हम चेक करेंगे कि 1 प्लस कोई भी एलिमेंट क्या वो टारगेट सम के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है। सिमिलरली i जो है नेक्स्ट बारी में 4 पे आ जाएगा, एंड j जो है वो i + 1 से 2 तक जाएगा, एंड फिर चेक कि क्या कोई एलिमेंट है जिसमें 4 प्लस मतलब जो 4 में हम ऐड करके टारगेट सम के इक्वल कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो नेस्टेड लूप्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O of n² हो जाएगी, वेयर n इज द लेंथ ऑफ आवर एरे। लेट्स थिंक ऑफ अ मोर ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर ये वैल्यूज अगर सॉर्टेड भी होती तो भी हमारा काम इजी हो जाता है ना। हमने एक ऐसा क्वेश्चन कर रखा है जहाँ पे हम इन वैल्यूज को पहले सॉर्ट करते हैं। हमने ऐसा क्वेश्चन शायद पहले कर रखा है कि हम इन वैल्यूज को अगर पहले सॉर्ट कर दें, वैल्यूज अगर सॉर्टेड हो ऑलरेडी, तो इफ आई सॉर्ट दिस एरे 1 2 4 5 11 नहीं 10 11 13, तो भी आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम कैसे, यूजिंग 2 पॉइंटर अप्रोच, जहां पे मैं 1 और स्टार्टिंग से और एंड से देखना स्टार्ट करूंगी। आई विल सी 1 + 13 क्या मेरे टारगेट के इक्वल आ रहा है या बड़ा आ रहा है या फिर छोटा आ रहा है, ठीक है। 1 + 13 इज 14 विच इज मोर देन माई टारगेट सम। तो अब मेरे को अपना सम जो है पेयर का मुझे 13 पे लाना है, मुझे कम लाना है। तो इन दोनों पॉइंटर्स में से मुझे कौन सा पॉइंटर मूव करना पड़ेगा। अगर मैं इस पॉइंटर को आगे मूव करती हूँ तो मुझे कोई बड़ा नंबर मिलेगा, तो मतलब कि मेरा सम जो है वो 14 से भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मुझे 14 को कम करना है, जो अपना सम है उसको कम करना है। तो मैं इस पॉइंटर को मूव ना करके इस पॉइंटर को मूव करूंगी ताकि वो एक छोटे नंबर पे आ जाए, ताकि मेरा सम जो है वो कम हो जाए, ठीक है। अब मैं चेक करूंगी 11 + 1 क्या है, 11 + 1 इज 12। अब ये 12 जो है वो तो 13 से कम हो गया, तो अब मैं अपना शुरू वाला जो पॉइंटर है उसको आगे बढ़ाऊंगी,
ताकि मेरे पास एक बड़ा नंबर आए, मेरा सम जो है वो 13 तक पहुंचे। अब अगर मैं चेक करूँ तो 2 + 11 क्या है 13, पहुंच गए टारगेट सम पे, मेरे को अपना पेयर मिल गया। लेकिन इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है, 2 पॉइंटर अप्रोच में वैसे तो मुझे नेस्टेड लूप नहीं यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इन वैल्यूज का सॉर्टेड होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यूज सॉर्टेड होंगी तभी मैं बता सकती हूँ कि अगर मैं आगे मूव करूंगी तो मुझे बड़ा नंबर मिलेगा, अगर मैं पीछे मूव करूंगी तो मुझे छोटा नंबर मिलेगा, है ना। अगर रैंडम वैल्यूज हैं तो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आगे पॉइंटर को आगे मूव करने से मेरे को बड़ा नंबर मिलेगा या फिर छोटा नंबर। तो इस 2 पॉइंटर अप्रोच में आई विल हैव टू सॉर्ट माई एरे फर्स्ट। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस केस में क्या हो जाएगी, O ऑफ log n। क्या हम एक तीसरी अप्रोच सोच सकते हैं जहां पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आए, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि हमें अपने एरे को सिर्फ एक बार ही ट्रैवर्स करना पड़े। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं अपने एरे को सिर्फ एक बार ही ट्रैवर्स करना चाहूँ, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बाकी एरे में क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं करंट नंबर में ऐड करके मुझे सम मिल जाए। मतलब कि अगर मैं 1 पे हूँ तो मुझे चेक करना चाहती हूँ कि बाकी एरे में क्या कोई ऐसा नंबर प्रेजेंट है जिसको मैं 1 में प्लस करूँ तो 13 मिल जाए। तो ये स्टोर करने के लिए मैं एक हैश मैप की हेल्प ले सकती हूँ। सपोज मेरे पास 1 आया सबसे पहला एलिमेंट, मैंने 1 जो है अपने हैश मैप में स्टोर कर दिया उसके इंडेक्स के साथ, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने जो आउटपुट है उसमें इंडेक्स रिटर्न करना है। नाउ आई गो टू 4 एंड 4 के लिए मैं क्या चेक करूंगी कि अभी तक मेरे मैप में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं 4 में ऐड करूं तो 13 आए। तो मैं ये भी चेक कर सकती हूँ कि 13 - 4 व्हाट इज दैट, 7। क्या मेरे मैप में अभी तक 7 प्रेजेंट है या नहीं। एंड मैप में क्या होता है कि हमारा रिट्रीवल जो होता है, जो सर्च होता है, दैट इज O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मुझे ये सर्च करने में कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग रहा होगा। तो मैं सीधा सर्च कर सकती हूँ कि जब मैं 4 पे आई कि क्या मेरे मैप में 7 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँगी, 4 को ऐड कर दूंगी और उसका इंडेक्स भी ऐड कर दूंगी। फिर मैं गई 5 पे। 5 को क्या चाहिए, 5 को चाहिए 8 ताकि 13 बन पाए। तो मैंने चेक किया कि क्या 8 प्रेजेंट है, नहीं है। तो मैंने 5 को ऐड कर दिया विद इंडेक्स 2। फिर मैं गई 11 पे। 11 पे मैंने देखा 11 को चाहिए 2 टू बिकम टारगेट सम। 2 क्या प्रेजेंट है मेरे मैप में, नहीं प्रेजेंट है। तो हम 11 को ऐड कर देंगे विद इट्स इंडेक्स। फिर मैं गई 13 पे। 13 को क्या चाहिए, 13 को चाहिए 0 टू रीच द टारगेट सम। क्या 0 प्रेजेंट है मेरे मैप में, नहीं प्रेजेंट है। तो मैं 13 को ऐड कर देती हूँ एंड आगे बढ़ती हूँ। 10 को क्या चाहिए, 10 को चाहिए 3 टू रीच टारगेट सम। क्या 3 प्रेजेंट है मेरे मैप में, नहीं प्रेजेंट है। तो इसका भी कुछ नहीं होने वाला। फिर मैं पहुंची 2 पे। 2 को क्या चाहिए, 2 को चाहिए 11 टू रीच द टारगेट सम। क्या 11 प्रेजेंट है, 11 तो हाँ प्रेजेंट है हमारे मैप में। तो मिल गया हमें अपना पेयर 11 और 2। एंड मुझे रिटर्न क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं। तो मैं इसका इंडेक्स और जो 2 का इंडेक्स है उसको रिटर्न कर दूंगी। तो यहाँ पे मुझे अपने एरे को सिर्फ एक ही बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा, इसलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन जाएगी, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n। तो जो थर्ड अप्रोच हमने देखी दैट इज यूजिंग मैप एंड स्टोरिंग प्रीवियस एलिमेंट्स। हम प्रीवियस एलिमेंट्स को स्टोर करते जाएंगे एंड चेक करते जाएंगे कि क्या कोई एलिमेंट है मेरे मैप में जो कि मेरे को हेल्प कर दे टू रीच द टारगेट सम।
Let's implement this in code. सबसे पहले हम यूजर से एक वेक्टर इनपुट ले लेते हैं. क्रिएट अ वेक्टर इंट v of size n. इसके बाद हम आउटपुट में हम एक फंक्शन लिख लेंगे टारगेट सम पेयर. एंड हम आउटपुट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक वेक्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑफ साइज 2. तो लेट्स से वेक्टर इंट आंसर इज इक्वल टू टारगेट सम पेयर, जहाँ पे हम अपने इनपुट वेक्टर को पास कर देंगे. एंड देन हम अपने आंसर 0 एंड आंसर 1. हमारा ये जो आंसर वेक्टर होगा ये सिर्फ 2 ही साइज का होगा, है ना. जो भी पेयर आएगा, हमें जो भी टारगेट सम पेयर मिलेगा, उसके इंडिसेस को हम प्रिंट करवा देंगे. ऑल्सो वी विल नीड द टारगेट सम फ्रॉम द यूजर. तो हम टारगेट सम भी इनपुट ले लेते हैं एंड वील पास इट विद द फंक्शन टारगेट सम पेयर. अब आते हैं अपने फंक्शन पे, जो कि रिटर्न कर रहा है एक वेक्टर इंट टारगेट सम पेयर. यहाँ पे हमें मिल रहा है एक वेक्टर v और एक टारगेट सम. Now let's first create an unordered map of type int. हम अपने वेक्टर को ट्रैवर्स करेंगे 0 से लेके v डॉट साइज. एंड इस ट्रैवर्सल में हमें क्या चेक करना है, फॉर एवरी एलिमेंट इन माई वेक्टर मैं सबसे पहले सर्च करूंगी कि क्या मैप में, मेरे मैप में, अनऑर्डर्ड मैप में कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है विच विल हेल्प मी रीच द टारगेट सम. ठीक है, तो आई विल सर्च इफ m डॉट फाइंड. क्या फाइंड करना है मुझे एलिमेंट को फाइंड नहीं करना है, मुझे वो नंबर फाइंड करना है विच विल हेल्प मी रीच द टारगेट सम. तो जो भी टारगेट सम है, टारगेट सम माइनस v ऑफ i, टारगेट सम माइनस v ऑफ i, ये नंबर मुझे चाहिए होगा टू रीच द टारगेट सम. तो मैं सर्च करूंगी कि क्या ये मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है. इफ इट इज नॉट इक्वल टू m डॉट एंड, मतलब कि दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो मतलब कि मुझे अपना जो आंसर वेक्टर है वो मिल गया है. तो आई कैन राइट वेक्टर इंट एक आंसर बना लेते हैं एंड दिस विल बी ऑफ साइज 2. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आंसर में हम क्या डाल देंगे, एक तो m टारगेट सम माइनस v ऑफ i ये डाल देंगे. जो भी मेरा टारगेट सम माइनस v ऑफ i, जो ये वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे मैप में, ये किस इंडेक्स पे प्रेजेंट था वो हम डाल देंगे. और आंसर
1 में क्या डालेंगे, सेकंड उस पर जो करंट मेरा इंडेक्स है जो कि मैं चेक कर रही हूँ अभी, वो डाल देंगे, ठीक है। और अगर मुझे नहीं मिलता है अपना टारगेट सम पेयर, यहाँ पे लेट्स ऑल्सो राइट रिटर्न आंसर। So if I am not able to find my target sum pair, तो उस केस में I just have to insert the element in my map. तो I will say m v of I and वैल्यू में क्या जाएगा, जो भी इंडेक्स होगा vi का, that, ठीक है। After this loop ends we can return answer. So running this 7 साइज का हमने वेक्टर दिया है 1 4 5 11 13 10 एंड 2 एंड हमारा टारगेट सम है 13। तो 3 6 हमें आउटपुट आ रहा है, 3 6 ही आना चाहिए। 3 6 का मतलब यहाँ पे क्या है, थर्ड इंडेक्स पे जो मेरा एलिमेंट है विच इज 11 एंड 6 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है दैट इज 2। वी कैन ऑल्सो चेक दिस अगेन। 5 elements 9 10 2 3 5 एंड टारगेट सम है हमारा 50। तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 1,4 मतलब कि 1 इंडेक्स पे विच इज 10 एंड 4th इंडेक्स पे विच इज 5। तो इनको सम करके 15 आ रहा है, तो सही आउटपुट आ रहा है, राइट। एंड लाइक आई डिस्कस्ड, इस सोल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, O ऑफ n होगी, बिकॉज हम एक बार ही ट्रैवर्स कर रहे हैं अपने पूरे वेक्टर को। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्योंकि हम एक मैप क्रिएट कर रहे हैं अलग से, इसलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम होगी, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आ जाएगी बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा मैप दैट वी आर यूजिंग। लेट्स कम to the last question for today's lecture, which is we are given an array of length n. Find the length of the longest sub array with a sum equal to 0. Longest sub array, sub array का मतलब क्या होता है कि एक part of the array with a sum equal to 0. तो अगर हम इस इनपुट में देखें, सैम्पल इनपुट में, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सब एरेज ऐसे हो सकते हैं जिनका जो सम आए वो 0 के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला पार्ट देखूँ, सिर्फ ये सब एरे देखूँ, तो इस सब एरे का जो सम है वो 0 आएगा, -2 + 2 = 0। एंड इस सब एरे की लेंथ क्या है, 2, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो गया सब एरे। देन अगर मैं ये पार्ट देखूँ तो यहाँ पे भी -8 + 1 + 7 दैट इज -8 + 8 विच इज 0। तो इस सब एरे का भी सम जो है वो 0 है एंड इसकी लेंथ क्या है, 3। नाउ अगर मैं इस पूरे सब एरे को देखूं तो यहाँ पे भी मेरा जो सम है वो 0 ही आएगा, राइट। सबको आप ऐड करके देख लो। तो इस सब एरे का भी सम 0 है, लेकिन इस सब एरे की जो लेंथ होगी वो कितनी है, 5। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है लॉन्गेस्ट सब एरे की लेंथ। तो लॉन्गेस्ट सब एरे की लेंथ क्या है यहाँ पे, 5, ठीक है। सो 5 विल बिकम माय आंसर। एंड अगर दूसरे सैम्पल इनपुट में हम देखें तो यहाँ पे हमें कोई भी सब एरे नहीं मिलेगा जिसका सम जो है वो 0 होगा, कोई नेगेटिव नंबर ही नहीं है यहाँ पे, तो विल जस्ट रिटर्न 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन हम सोच सकते हैं वो ये है कि हम लोग नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करें। नेस्टेड लूप्स जहाँ पे हमें 2 लूप्स लगाने पड़ेंगे i और j के लिए। i अगर 15 पे पॉइंट कर रहा है तो j विल कवर i + 1 से एंड तक, एंड हम चेक करेंगे कि i से लेके j तक का सम जो है, i से लेकर j तक का जो सब आ रहे हैं क्या उसका सम 0 आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो दिस इज वन वे दैट वी कैन चेक। बट यहाँ पे नेस्टेड लूप्स अगर हम यूज करते हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ n² हो जाएगी, ठीक है।
and we want to do better, we always want to do better than O of n square. तो let's think of another solution. तो बेसिकली इस अप्रोच में तो हम सारे डिफरेंट सब एरेज बना रहे थे और उनका सम चेक कर रहे थे. अगर हम सारे सब एरेज नहीं बनाना चाहते तो हमें जो है यहाँ पे कुछ प्री कॉम्प्यूटेशन करनी पड़ेगी. प्री कॉम्प्यूटेशन हम क्या कर सकते हैं? टू अवॉइड दिस वी कैन कैलकुलेट प्रीफिक्स सम. प्रीफिक्स सम याद है हमने पहले करा था जब एरेज हम पढ़ रहे थे, एरेज पे क्वेश्चन जब कर रहे थे तो प्रीफिक्स सम हमने पढ़ा था. तो दिस इज वन वे नेस्टेड लूप्स यूज करके जहाँ पे हम सारे डिफरेंट सब एरेज बना रहे होंगे एंड चेक कर रहे होंगे कि उनका सम जो है वो जीरो आ रहा है या नहीं. लेट्स थिंक ऑफ अ बेटर वे टू डू दिस, अ मोर ऑप्टिमाइज्ड वे. सपोज लेट्स अज्यूम कि हमारे एरे का L से लेके R तक का, L इंडेक्स से लेके R इंडेक्स तक का जो सम आता है वो जीरो आता है. ठीक है, तो दिस मीन्स A ऑफ L प्लस A ऑफ L प्लस 1 से लेके A ऑफ R तक का सम इज जीरो, राइट. एंड दिस ऑल्सो मीन्स कि A ऑफ 0 प्लस A ऑफ 1 A ऑफ R तक का जो हमारा सम है, A ऑफ R इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट्स का सम माइनस A ऑफ 0 से लेके A ऑफ L माइनस 1 तक का सम हम करें तो यही आएगा. मैं बेसिकली क्या बोल रही हूँ कि अगर ये मेरा इंडेक्स, ये मेरा एरे है, L है यहाँ पे और R है यहाँ पे, तो इन सब एलिमेंट्स का, तो इन एलिमेंट्स का जो सम है L से लेके R तक का वो जीरो है. इन एलिमेंट्स के सम को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि जो सारे R तक के, R इंडेक्स तक के एलिमेंट्स हैं, दिस माइनस दिस जो L माइनस 1 तक के एलिमेंट्स हैं का सम है, will give me the sum of these elements. समझ में आ रहा है? R तक, R इंडेक्स तक के एलिमेंट्स का सबका मैं सम करूँ और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ जो L माइनस 1 तक के एलिमेंट्स का सारा सम है, तो L से R तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम मुझे मिल जाएगा. वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. एंड यहाँ पे अगर आपको प्रीफिक्स सम याद है तो प्रीफिक्स सम में हमने देखा था कि प्रीफिक्स सम क्या होता था. प्रीफिक्स सम I इज इक्वल टू टिल I इंडेक्स इज इक्वल टू A0 प्लस A1 A1 टिल AI. दिस गिव्स अस द प्रीफिक्स सम टिल इंडेक्स I. तो यहाँ पे अगर मैं A0 प्लस A1 टिल AR कर रही हूँ तो दैट मीन्स दिस इज द प्रीफिक्स सम, this is the prefix sum till R position. and ये क्या है? this is the prefix sum till L minus I position. अब अगर इस टर्म को मैं इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ ले जाऊं तो आएगा कि prefix sum till R position is equal to prefix sum till L minus I position. अब ये चीज़ जो है ये समझनी यहाँ पे ज़रूरी है. इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि अगर मेरे एरे में आई एम एबल टू फाइंड 2 पॉइंट्स, अगर मेरे एरे में आई एम एबल टू फाइंड 2 पॉइंट्स L एंड R, ठीक है, जहाँ पे जो प्रीफिक्स सम ऑफ R है, प्रीफिक्स सम टिल R टिल दिस पॉइंट एंड प्रीफिक्स सम टिल L माइनस 1, दिस इज L माइनस 1. अगर प्रीफिक्स सम ऑफ L माइनस 1 एंड प्रीफिक्स सम ऑफ R इक्वल आ जाते हैं तो मतलब कि L से R तक का जो सब एरे होगा, L से R तक का जो सब एरे होगा दैट विल बी, उसका सम क्या होगा? 0 होगा. ठीक है, हम यही एजम्पशन से स्टार्ट किया था कि L से R तक का जो सम है वो 0 है.
और उससे हम आए कहाँ पे कि प्रीफिक्स सम ऑफ आर इज इक्वल टू प्रीफिक्स सम ऑफ एल माइनस आई। तो मैं रिवर्स बोल रही हूँ आपको कि अगर मेरे को कोई ऐसे दो पोजिशंस मिल जाते हैं आर और एल माइनस वन, जहाँ पे प्रीफिक्स सम ऑफ आर इज इक्वल टू प्रीफिक्स सम ऑफ एल माइनस वन, तो देन आई कैन सेफली से कि ए एरे ऑफ एल टू एरे ऑफ आर तक का जो भी सब एरे होगा उसका सम जो होगा वो होगा 0, राइट। एंड इस हाइपोथेसिस को या जो भी हमने फाइंड आउट किया इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने इनपुट पे। तो अगर मैं इस एरे का सब एरे निकालूं, ठीक है, सॉरी प्रीफिक्स सम निकालूं, प्रीफिक्स सम एरे कैसे निकालते हैं? पहले वाला सम है प्रीफिक्स सम आई इज इक्वल टू प्रीफिक्स सम आई माइनस वन प्लस ए ऑफ आई, ठीक है। तो शुरू में हमारा प्रीफिक्स सम जो है 15 रहेगा, देन यहाँ पे प्रीफिक्स सम विल बी प्रीफिक्स सम आई माइनस वन विच इज 15 प्लस माइनस टू, तो 15 प्लस माइनस टू क्या देगा मुझे 13, देन 13 प्लस टू विच इज 15, then 15 minus 8 which is 7, then 7 plus 1 which is 8, then 8 plus 7 which is 15, then 15 plus 10 which is 25, and finally 25 plus 23 which is 48. So this is my prefix sum array, this one. यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एट दीज पॉइंट्स प्रीफिक्स सम है दैट इज कमिंग आउट टू बी सेम, ठीक है, एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो दिस कैन बी माई एल माइनस वन एंड दिस कैन बी माई आर। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, एल से आर तक का जो मेरा सम पैरे आएगा उसका सम जो है वो 0 होगा। आई कैन वेरीफाई दिस कि माइनस टू प्लस टू इज कमिंग आउट टू बी 0, राइट। और एल और आर ढूंढते हैं। इवन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे भी 15 है, तो अगेन इसको मैं r बोल दूँ और इसको l माइनस वन बोल दूँ तो दिस विल बिकम माई l। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि l से लेके r तक का जो सम है -8 प्लस 1 प्लस 7, क्या ये 0 आ रहा है? हाँ 0 आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी सब एरेज। देन यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे भी 15 है, तो इसको भी मैं r बोल सकती हूँ और इसको l माइनस वन बोल सकती हूँ, तो दिस विल बिकम माई l। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरा सम होगा दैट विल बी सब एरे का 0। तो दिस विल कम आउट टू बी माई लॉन्गेस्ट सब एरे विद द सम 0 एंड दिस विल बिकम माई आंसर। मुझे बेसिकली यहाँ पे ये चेक करना होगा कि जो भी मेरा प्रीफिक्स सम आ रहा है क्या वो ऑलरेडी पहले आ चुका है या नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कंप्यूट करना स्टार्ट करूँ, 15 से देखना स्टार्ट करूँ, आई कैन स्टार्ट कैलकुलेटिंग माई प्रीफिक्स सम। शुरू में 15 होगा, देन आई कैन ऐड -2 देन 2 एंड सो ऑन। तो मुझे ये चेक करना होगा साइड बाय साइड कि क्या अभी तक का जो मेरा प्रीफिक्स सम आया है क्या ऑलरेडी वो प्रीफिक्स सम पहले आ चुका है, कि यहाँ पे जब मेरे पास 15 आ रहा है तो मुझे पता चल जाए कि अच्छा 15 तो पहले आ चुका है मेरे पास प्रीफिक्स सम। तो आई कैन से कि यहाँ पे दिस सब एरे इसका सम 0 होगा एंड देन आई कैन चेक कि वो लॉन्गेस्ट होगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे वील हैव टू कीप ट्रैक ऑफ द प्रीफिक्स सम्स जो अभी तक के आए हैं, ठीक है। तो दैट वी कैन डू यूजिंग अ मैप। तो हम एक मैप लेंगे, we'll use a map जिसमें we can store जो भी हमारा प्रीफिक्स सम आ रहा है एंड व्हाट इज द इंडेक्स, लाइक किस इंडेक्स तक का वो प्रीफिक्स सम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे कि 15 आ रहा है शुरू में प्रीफिक्स सम एंड किस इंडेक्स तक का है ये 0 इंडेक्स तक का। फिर हम 15 में -2 ऐड करेंगे तो आएगा 13 हमने देखा 13 पहले क्या प्रेजेंट है हमारे मैप में, नहीं है प्रेजेंट, तो हम उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे एंड उसके साथ उसका इंडेक्स लगा देंगे कि किस इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम है।
देन हम उसमें 2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 15। अब मैंने देखा 15 जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे मैप में, मतलब कि मुझे एक ऐसा प्रीफिक्स सम मिल गया जो कि ऑलरेडी मेरे मैप में प्रेजेंट था। तो अब मेरे को एक ऐसा सब एरे मिल गया जिसका सम जो है 0 होगा। अब लेंथ चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, जो भी मेरा करंट इंडेक्स होगा माइनस जो पहले से ऑलरेडी वैल्यू है उसका इंडेक्स, उससे मेरे को मिल जाएगा लेंथ ऑफ दैट सब एरे जिसका सम इज 0। ठीक है, सो यहाँ पे व्हाट इज द इंडेक्स 2, तो 2 माइनस 0 इज 2, तो दिस इज वन ऑफ माई पोटेंशियल सब एरेज जिनका सम जो है 0 है। देन आई कैन चेक आगे कि क्या ये लॉन्गेस्ट होगा या इससे मुझे कोई और लॉन्गर सब एरे मिल रहा है जिसका सम 0 होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अगेन आई विल मूव फॉरवर्ड। 15 प्रीफिक्स सम आया था, उसमें मैं -8 ऐड करूंगी तो आएगा 7। 7 क्या प्रेजेंट है मेरे मैप में? नहीं, तो मैंने 7 को ऐड कर दिया विद इट्स इंडेक्स। देन 7 + 1 8 आया, 8 भी प्रेजेंट नहीं था तो वो भी ऐड कर दिया। देन 8 + 7 क्या आया? 15। 15 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे मेरे मैप में, तो मैं चेक किया 15 किस इंडेक्स पे आ रहा है? 5 इंडेक्स पे आ रहा है 15, राइट। तो 5 माइनस 0 विच इज 5, तो 5 इज ऑल्सो अ लेंथ ऑफ अ सब एरे जिसका सम जो है वो 0 आ रहा है, एंड दिस विल कम आउट टू बी माई लॉन्गेस्ट वन अगर मैं आगे जाके पूरा चेक करती हूँ तो। ठीक है, so this is how we can implement this and let's do this in code. Try to do this खुद, नहीं हो पाता है तो let's do it together. तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूजर से लेंथ ऑफ द वेक्टर ले लेते हैं and let's define a vector int v of size n जिसका हम for loop में values ले लेंगे। Then we can create a function max length 0 sum subarray जहाँ पे हम अपने वेक्टर को पास कर देंगे एंड यहाँ से हम सीधा प्रिंट करवा देंगे। सो लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन नाउ जो कि इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा हमें। हम यहाँ पे पास कर रहे होंगे एक वेक्टर इंट v एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम जो अभी तक के करंट प्रीफिक्स सम आएंगे उनको स्टोर करेंगे अलोंग विद द इंडेक्स कि किस इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम है, राइट। तो हम अपने एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले i इज लेस देन v डॉट साइज i प्लस प्लस एंड यहाँ पे लेट्स क्रिएट अ प्रीफिक्स सम वेरिएबल एंड ऑल्सो अनदर वेरिएबल मैक्स लेंथ, ठीक है, जिसमें इंट min से इनिशियलाइज कर देते हैं इसको। नाउ हियर फॉर एवरी एलिमेंट इन माई वेक्टर मैं सबसे पहले प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लेती हूँ। ठीक है, प्रीफिक्स सम क्या होगा, इसमें आई जस्ट ऐड v ऑफ i जो भी करंट एलिमेंट है वो ऐड कर दूंगी, पहले का जो प्रीफिक्स सम है प्लस जो करंट वो है। अब मैं चेक करूंगी कि क्या ये प्रीफिक्स सम ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे मैप में। सो आई चेक इफ m डॉट फाइंड प्रीफिक्स सम इज नॉट इक्वल टू m डॉट एंड, मतलब कि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इस केस में मुझे ऐसा L और R मिल जाएगा जहाँ पे जिसका ऐसा सब एरे मिल जाएगा जिसका सम 0 होगा। तो उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, we'll update the max length with max of max length and जो करंट सब एरे है उसकी लेंथ which would be equal to I minus m of prefix sum।
जो मैप में ऑलरेडी वैल्यू है प्रीफिक्स सम की, मतलब कि जो प्रीफिक्स सम पहले आ रखा है वो किस इंडेक्स पे आया था, दैट इंडेक्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द करंट इंडेक्स, तो उसको हम कंपेयर करेंगे विथ वॉट एवर द मैक्स लेंथ वॉज बिफोर। इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू चल जाएगी मैक्स लेंथ में। सो दिस वॉज अगर प्रीफिक्स सम ऑलरेडी प्रेजेंट हो। अगर प्रीफिक्स सम नहीं प्रेजेंट हो, अगर प्रीफिक्स सम नहीं प्रेजेंट हो तो हम अपने मैप में उस वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। m prefix sum is equal to I, whatever the index at which this prefix sum is coming. Also हम यहाँ पे भी चेक लगा सकते हैं एक कि प्रीफिक्स सम क्या इक्वल टू ज़ीरो है। हो सकता है मेरे जो वेक्टर है उसमें सारे ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरोज़ ही भरे हुए हो, राइट। तो उस केस में मैंने कोई ज़ीरो ऐड किया, प्रीफिक्स सम अभी भी ज़ीरो आ रहा है, तो हम अपने मैक्स लेंथ को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एंड फाइनली वी विल रिटर्न आवर मैक्स length. Cool, let's run this. तो यहाँ पे our output is coming 5, जो कि अभी हमने देखा था। It will be the length from this point to this point of our sub array, जिसका sum जो है वो 0 है। Let's also test negative case 1 2 3। तो यहाँ पे int minimum की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है, मतलब कि कोई भी हमें लॉन्गेस्ट सब एरे नहीं मिला है विद सम 0, एंड उस केस में एक्चुअली लेट्स इनिशियलाइज इट विद 0 ओनली, ठीक है, क्योंकि अगर हमें नहीं मिलता है कोई भी सब एरे विद 0 तो हम 0 ही प्रिंट कर देंगे मैक्स लेंथ की, है ना। और अगर कोई भी हमें मिलता है लेंथ 1 का भी कोई सब एरे तो इट विल बी मोर देन 0, तो इट विल गेट अपडेटेड, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो फाइन। नाउ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देख ली है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O ऑफ n, क्योंकि हम एक बार ही अपने पूरे जो वेक्टर है उसको ट्रैवर्स कर रहे होंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O ऑफ n, वेयर n इज द लेंथ ऑफ आवर वेक्टर। एंड यहाँ पे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी O ऑफ n, बिकॉज हम एक मैप यूज कर रहे हैं, एडिशनल स्पेस यूज कर रहे हैं टू स्टोर द वैल्यूज ऑफ द प्रीफिक्स सम। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज के लेक्चर में हमने कोडिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें रिलेटेड टू मैप, अनऑर्डर्ड मैप, मल्टी मैप एंड अनऑर्डर्ड मल्टी मैप, लेकिन मोस्टली जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं वहाँ पे हम अनऑर्डर्ड मैप ही यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हमें ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हम वो एक्स्ट्रा टाइम जो लगता है ऑर्डर करने के लिए एलिमेंट्स में, उसको हम सेव कर लेंगे बाय यूजिंग एन अनऑर्डर्ड मैप इंस्टेड ऑफ अ मैप। तो आई होप सारे क्वेश्चंस आपने भी साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर लिए हैं। अगर कोई भी आपको लग रहा है, किसी में डाउट लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें बताइए, उसको क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, समझिए, पिछले लेक्चर को एक बार दोबारा देख लीजिए, उससे आपके हो सकता है डाउट्स और क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे, इसलिए आज जो है ये लेक्चर देखने के बाद आई वुड से कि सारे जो भी आपको मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखे लीड कोड पे, गीक्स फॉर गीक्स पे, जो आपको असाइनमेंट में दिए होंगे, उनको अच्छे से जाके प्रैक्टिस कर लेना ताकि ये टॉपिक आपका खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।